आलोक पांडे द जीएस करेगा चैनल में स्वागत है दोस्तों जो अपनी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है उस सीरीज का एक प्रमुख टॉपिक जो मौलिक अधिकार है मैं उसे समाप्त कर चुका हूं। कॉन्स्टिट्यूशन और करंट ये दो चीज़ें मैं यूट्यूब में लेकर के चल रहा हूं। जब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा तब उसके बाद करंट के सिवाय कोई दूसरा एक सब्जेक्ट जैसे इंडियन हिस्ट्री या इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन इकोनॉमी में से कौन सा टॉपिक मैं लेके चलूं यह आपको बताना है नीचे कमेंट करके, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के बाद फिर मैं आप लोगों की इच्छा के अनुरूप नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा। यानी यूट्यूब पे मैं क्रमबद्धता को बनाए रखने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए केवल करंट के वीडियो और साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो दो ही तरह की वीडियो मैं लेकर के आपको आ रहा हूं। निश्चित है कि इससे आपको थोड़ा सा उकताहट सी हो रही होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही वीडियो आ रहे हैं, लेकिन इसके सिवाय मुझे कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब पर आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने का। चलिए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है जो दूसरा सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है इसका आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं केवल इस पर चर्चा को केंद्रित रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो इन्हें रखा गया है इस पर हम प्रत्येक अनुच्छेद के अनुसार या इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों के अनुसार विवेचना करेंगे, जैसा कि पूर्व में मैं मौलिक अधिकार में करता आया हूं। आज हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की जो भारतीय संविधान में भाग 4 में रखे गए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य रखे गए भारतीय संविधान में, और नीति निर्देशक तत्व रखे ही क्यों गए हैं और क्या नीति निर्देशक तो सीधे एक टॉपिक के रूप में थे या इन्हें किसी एक अध्याय से अलग करके एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में एक नया टॉपिक बना दिया गया है। बच्चों आज हम इसी विषय पर या दोस्तों आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है ये कोई अलग से टॉपिक नहीं था, नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक अलग से नहीं रखा गया। यह मौलिक अधिकारों के साथ भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनको बनाया गया। उन्हें जब कंपाइल किया गया तो मूल अधिकार बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। जब मूल अधिकार बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो ये तय किया गया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मूल अधिकार देखो मैं पढ़ा के आया हूँ यही कितने ज़्यादा लगते हैं, और जब ये मूल अधिकार और डीपीएसपी को मिला दिया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। इसीलिए मूल अधिकारों से कुछ उसके हिस्से को निकाल करके नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया। दोस्तों जो मूल अधिकारों की जो उप समिति या कमेटी बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। एक क्वेश्चन तो प्री का यही बनता है कि मूल अधिकारों की जो कमेटी बनी थी या उप समिति उसके अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी, या भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बीएन राव। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो ये संवैधानिक सलाहकार थे उन्होंने एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि मूल अधिकार बहुत बड़ा हुआ जा रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मूल अधिकार को क्यों ना हम दो भागों में बांट दें। और दोस्तों मूल अधिकार को उनकी बात बीएन राव की मान ली गई और दो भागों में बांटा गया। एक है वाद योग और दूसरा है अवाद योग। वाद योग का मतलब है जिसके लिए न्यायालय में वाद लाया जा सके, जिसके लिए न्यायालयों में मुकदमा चलाया जा सके। और किस तरह के न्यायालय, हायर कोर्ट्स। हायर कोर्ट्स में या उच्च न्यायालयों में वाद लाया जा सके। हमने पिछले वीडियो में बताया है हायर कोर्ट का यहां मतलब है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, ये वाद योग न्यायालय है। जो ये वाद योग न्यायालय हैं इनमें मौलिक अधिकार को रखा गया, और आप जानते हैं मौलिक अधिकार के प्रत्येक अनुच्छेद के लिए हम हायर कोर्ट्स में जाकर के 5 जो रिट बताई थी मैंने उन रिट्स के माध्यम से हम
अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, कोवारंटारो है। ये 5 तरह की रिटें हैं जिनके आधार पर हम मूल अधिकार के वाद योग्य हिस्से पर, मुकदमे वाले हिस्से पर हम जाकर के उनको प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में उनको मूल अधिकार के रूप में रखा गया। मौलिक अधिकार का एक दूसरा हिस्सा था जिसे हम अवाद योग्य कहते हैं, जिसमें हम वाद नहीं ला सकते हैं, जिसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। जो अवाद योग्य हिस्सा है उसे ही हम डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा गया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डीपीएसपी का शॉर्ट फॉर्म है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस डीपीएसपी को भाग 4 में रखा गया। यानी जो पूरा का पूरा मूल अधिकार बनाया गया था उसको 2 भागों में बांटा गया। एक हिस्सा वो जिसके लिए हम न्यायालय जा सकते थे, वाद योग, उसको हमने मूल अधिकार कहा। दूसरा हिस्सा जिसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते थे उसको हमने अवाद योग हिस्सा कहा। उसी को हमने डीपीएसपी के रूप में भारतीय संविधान में शामिल कर दिया। अब हम दूसरी बात आते हैं जिसमें कहते हैं कि डीपीएसपी लिया कहां से। ये एक फिर प्री का क्वेश्चन बनता है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, लेकिन एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आयरलैंड ने डीपीएसपी या निर्देश तत्वों को कहां से लिया। तो दूसरा प्रश्न है, यह स्पेन के संविधान से लिया जाता है। यानी स्पेन से आयरलैंड गया डीपीएसपी के संविधान में, और आयरलैंड से फिर भारत ने, आयरलैंड से प्रभावित होकर के भारत ने, क्योंकि स्पेन ने जो डीपीएसपी बनाया है वही 100% डीपीएसपी आयरलैंड का नहीं होगा, जो आयरलैंड ने डीपीएसपी बनाया है वही 100% डीपीएसपी भारत का नहीं होगा। इसे हम जो नीति निर्देशक तत्व है, इस टॉपिक को हमने इसका भारतीयकरण किया और भारत के जरूरत के हिसाब से डीपीएसपी बनाया। बट ये इंस्पायर्ड या लिए कहाँ से गए हैं, मूल इनका कहाँ है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। दूसरा आता है कि जो डीपीएसपी है और कहाँ मिलता है, तो भारत के संविधान के जो 1935 का अधिनियम है, एक्ट ऑफ 1935, 1935 का जो अधिनियम है, इस पे भी डीपीएसपी के हमें सिम्टम्स मिलते हैं, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से 1935 के अधिनियम में जानते हैं। यानी अगर हम देखें तो डीपीएसपी, अभी तक हमको ज़्यादातर पता रहता था कि डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को गहरा कर दिया जाए और ये कहा जाए कि भारत का डीपीएसपी या भारत के नीति निर्देशक तत्व किससे प्रभावित हैं, नंबर 1 आयरलैंड से लिए गए, नंबर 2 भारत के 1935 के अधिनियम से, या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ 1935 एक्ट से लिए किया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये आए, तीसरा आया दोनों से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप तीसरा ऑप्शन लगाएंगे जिसमें आयरलैंड का संविधान और 1935 का अधिनियम, या 1935 के अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिया गया है। तो हम दोनों को इसमें लगाएंगे। इस तरह से जो 1935 के अधिनियम में 2-3 बातें क्लियर हुई। पहला ये कि मूल अधिकार के उस हिस्से को डीपीएसपी बनाया गया जो न्यायालय में जाने योग्य नहीं था या जो अवाद योग्य था। दूसरा ये कि जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बीएन राव थे, और तीसरी बात ये कि जो मूल अधिकारों की उप समिति थे उसके जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। चौथी बात आती है कि ये डीपीएसपी को लाया ही क्यों गया। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो हमने बनाया उसमें जो ज़्यादातर अनुच्छेद हैं वो राजनीतिक अधिकार के रूप में ज़्यादा हैं, लेकिन भारत में 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत में ये बात तय थी कि इसकी जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है वो मौलिक अधिकारों से प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जो प्रेम्बल में मैंने आपको बताया है, अगर आपको प्रेम्बल पढ़नी है मेरे जो है प्लेलिस्ट पे जाइए कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें प्रेम्बल को, प्रस्तावना को मैंने 1 या 2 वॉल्यूम में बताने का प्रयास किया है। उसमें हमने कहा है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हमने जो जस्टिस की बात की उसमें पॉलिटिकल जस्टिस तो मौलिक अधिकार से कवर हो जाती है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हम कवर करेंगे, वो नीति निर्देशक तत्वों से कवर करेंगे, वो हम डीपीएसपी से कवर करेंगे। तो डीपीएसपी में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है। इस देश में जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा था या है, उसको इकोनॉमिक इनजस्टिस को, सोशल इनजस्टिस को दूर करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया भारतीय संविधान में, और इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, आज मैंने नीति निर्देशक तत्वों को
एक स्टार्टिंग या उसकी प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व की प्रस्तावना या नीति निर्देशक तत्व का बैकग्राउंड आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद जो सीरीज आएगी उसमें आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक इनको मैं अलग अलग अनुच्छेदों में बताने का प्रयास करूंगा। इसमें 36 तो राज्य की स्टेट पॉलिसी की परिभाषा मात्र दी गई है, तो अगला जो अनुच्छेद वो 37 से लेकर के और 51 तक, क्योंकि 36 में पुनः राज्य की परिभाषा को बताया गया है, यही आता है स्टेट की जो परिभाषा बताई गई है उसको लेकर के ही केवल बताया गया है, और कोई परिभाषा जो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा बताई गई है। कल यानी नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उस समय आपको मैं आर्टिकल नंबर 37 से नीति तत्व को समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।